बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक और बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करेंगे। ख़बर नाज़रीन यह है कि नामज़द चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस सुमरता बंदयाल साहब को एक जवाबी ख़त तहरीर किया गया है। इस ख़त के नाज़रीन जो मंदरजात हैं, जो काजी साहब ने बंदयाल साहब को लिखा है, इंतहाई तहलका-खेज़ नौइयत के मंदरजात हैं, तफ़सीलात हैं, जो अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे, जिसमें आपको ये भी बताएंगे कि बंदयाल बेंच के फ़ैसले में, बंदयाल बेंच की जानिब से जारी किए गए हुक्मनामे में किस किस्म की मुबैना जालसाज़ी का या गलत बयानी का इंकशाफ हुआ है, वो तफ़सीलात क्या हैं, और सुप्रीम कोर्ट में एक और बागी जज की मौजूदगी का क्या मामला है, ये सारी डिटेल अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन मैं नाज़रीन की इजाज़त से दो मुख्तसर सी अहम ख़बरें हैं, उनकी तफ़सीलात से प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा और फिर इसके बाद हमारी जो आज के प्रोग्राम की बड़ी ख़बर है उसकी तफ़सीलात जो है वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन, पिछले एक दो व्लॉग में हम आपको बता चुके हैं कि 24 जून को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ रहनुमा और इमरान खान साहब के साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं फवाद चौधरी साहब, जो अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को प्यारे हो चुके हैं, उन पे मुलाजमीन को, सरकारी मुलाजमीन को इदारे के सरबराहान के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसाने का जो मुकदमा दर्ज किया गया, अदालत ने फ़ैसला सुनाया था कि आज के दिन जो है उस केस में फवाद चौधरी साहब पर जो है वो फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। तो आज ये केस हुआ, केस की समाअत हुई, लेकिन फवाद चौधरी साहब पेश नहीं हुए। फवाद चौधरी की तरफ से उनके जो भाई हैं, वकील फैसल चौधरी साहब, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि फवाद साहब की तबीयत ख़राब है, तो लिहाजा उनकी आज हाज़िरी से ससना की दरख्वास्त एक्सेप्ट की जाए। अदालत ने एग्जम्पशन एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन साथ में इस्तफसार भी किया फैसल चौधरी साहब से कि आखिर फवाद साहब को क्या हुआ है। तो फैसल चौधरी साहब ने अदालत को बताया कि मौसम की वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। तो जज साहब ने पता नहीं अज़राए मजाक कहा, लाइटर नोट पर कहा या सीरियस बात कही। जज ताहिर वाज सिपरा साहब की अदालत में केस चल रहा था जिसमें आज ये समाअत हुई है। जज साहब ने पूछा फैसल चौधरी साहब से कि गर्मी बहुत ज़्यादा है कि क्या फवाद चौधरी साहब को गर्मी का झटका तो नहीं लग गया। और फिर उन्होंने एक और बात कही कि अगर इस केस में फवाद साहब पे फ़र्द जुर्म आयद हो जाए तो उसके बाद बेशक वो लंबी छुट्टी पे चले जाएँ, उनकी हाज़िरी अदालत को दरकार नहीं होगी, उन्हें ससना दे देंगे। तो साथ में जज साहब ने फैसल चौधरी साहब से भी कहा कि आप भी अपनी जो सेहत है उसका ख्याल रखें। तो इस ससना की दरख्वास्त एक्सेप्ट कर ली गई। फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को 7 जुलाई तक मौखर कर दिया गया, यानी अब इस केस में फवाद चौधरी साहब पर जो है वो फ़र्द जुर्म आयद करने की जो अगली तारीख़ है वो 7 जुलाई मुकर्रर की गई है। इसी तरीके से नाज़रीन, खालिद खुर्शीद खान, पता नहीं आप जानते हैं नहीं जानते, ये गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला हैं, इनके ख़िलाफ़ जाली डिग्री का मुकदमा है जिसकी आज मकामी अदालत में समाअत हुई है। लेकिन ये केस भी जो इनके वकील थे काजी आदल साहब, उनकी अदम दस्तियाबी की वजह से, उनकी गैर हाज़िरी की वजह से इस केस की समाअत को जो है वो 10 जुलाई तक मुलतवी कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन एक और जो ख़बर ब्रेकिंग चल रही है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो दुबई आ चुके हैं और मरीम नवाज़ साहबा जो है वो लाहौर से दुबई के लिए रवाना हो चुकी हैं। और कहा जा रहा है कि जैसे कि कल हमने आसम नसीर साहब की सम्मान न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, उनकी खबर आपके साथ शेयर की थी कि उनके मुताबिक जुलाई के महीने में नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी हो सकती है, वापसी का इम्कान मौजूद है, क्योंकि उन्होंने अपनी खबर में रिपोर्ट किया था कि नवाज शरीफ दुबई आएंगे, दुबई से हज करने के लिए सऊदी अरब जाएंगे, अपने रिश्तेदारों से मुलाकात करेंगे और फिर वहाँ से उनकी पाकिस्तान वापसी हो सकती है। तो एक खबर का जो उनका हिस्सा था कि नवाज शरीफ दुबई आएंगे, तो दुबई तो नवाज शरीफ साहब पहुंच चुके हैं, मरीम नवाज़ भी वहां पे पहुंच चुकी हैं और अब कहा जा रहा है कि वो हज की अदायगी के लिए जो है वो सऊदी अरब जाएंगे। अब आ जाते हैं नाज़रीन हमारे आज के प्रोग्राम की जो सबसे अहम खबर है। लेकिन नाज़रीन इसका हम आगाज़ करेंगे कल जो चीफ साहब का, नामज़द चीफ साहब का जो एक नोट था जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर शाया करने के बाद कुछ ही देर के बाद हटा दिया गया। ये दूसरा मौका था कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ा का नोट जो है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे शाया हुआ। पहले 8 अप्रैल को एक नोट काजी फ़ाइज़ा साहब ने जारी किया था, उसे भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया गया था। अब एक और नोट जो कि 9 रुकनी बेंच की कंपोजिशन के हवाले से था, तश्कील के हवाले से, वो भी काजी फ़ाइज़ा साहब ने नोट भेजा, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर लगा, लेकिन वो नोट हटा दिया गया। और ये नाज़रीन जो नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटाए जाते हैं, ये कंपिटेंट जो अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट की, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं, उनकी इजाज़त से ये नोट जो है वो लगाए जाते हैं और हटाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अब सवाल है कि हटाया तो चीफ साहब की हदायत के साथ गया, क्योंकि हमने सोर्सेज से पता किया है कि उनकी डायरेक्शन के बगैर तो हटाया नहीं जा सकता, लेकिन लगा कैसे इस हवाले से इज़राइल जो है वो कहते हैं कि हमारे पास आया था, हमने लगा दिया, लेकिन फिर चीफ साहब ने कहा तो उसको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से जो है वो हटा दिया गया। लेकिन इस नोट के नाज़रीन दो बड़ी अहम बातें हैं। एक तो नाज़रीन आप देखें, उन बातों पर आने से पहले
ये जो मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ, सिविलियन के कोर्ट मार्शल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हो रही है, हमने आपके साथ एक खबर शेयर की थी। वो खबर ये थी कि जो एतजाज़ एहसान लतीफ़ खोसर साहब ने बंदयाल साहब के साथ उनके चैम्बर में जाके मुलाकात की थी, हमने अंदर की कहानी आपको ये बताई थी कि इस मुलाकात में दोनों वकला ने अदालत से ये कहा है, चीफ साहब से ये कहा कि आप इस केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाएं। तो फुल कोर्ट तो नहीं बना, लेकिन लार्जर बेंच बना दिया गया, जिसमें जस्टिस काजी फैसल को शामिल किया गया, जिसमें सरदार तारिक मंसूर साहब को शामिल किया गया, मंसूर अली शाह साहब को शामिल किया गया, या अफरीदी साहब को शामिल किया गया। अब यहाँ पर नाज़रीन आप ये देखें कि इलेक्शन के मुकदमे में हुकूमत की जानिब से, सियासी जमातों की जानिब से, अटॉर्नी जनरल की जानिब से बार बार अदालत से दरख्वास्त की गई कि इस केस में आप फुल कोर्ट बना दें, फुल कोर्ट बना दें, लेकिन वो फुल कोर्ट नहीं बना। लेकिन ये दो वकला गए, फुल कोर्ट नहीं, लेकिन 9 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो ज़रूर बना दिया गया। और इसमें भी आप ये देखें कि इस बात का एतराफ़ आके किया, हमारी खबर की तस्दीक की लतीफ़ खोसर साहब ने कि हमने आपसे कहा था कि फुल कोर्ट बना दें और काजी फैसल साहब को भी उस बेंच में शामिल करें। हमारी उस खबर की तस्दीक भी हो गई, लेकिन यहाँ पर एक जो प्रमा फिशाई बज़ाहिर जो एक कंट्राडिक्शन नज़र आती है कि वो दो वकला जो चीफ साहब से मुलाकात से पहले इमरान खान साहब से मुलाकात करके आए थे, फिर बंदयाल साहब के साथ उन्होंने मुलाकात की, उनके दरख्वास्त के ऊपर फुल कोर्ट जो है वो बना दिया गया। फुल कोर्ट यानी 9 रुकनी बेंच मौजूदा छुट्टियों में बनाना, ये एक तरह से फुल कोर्ट बनाने के मुतरादिफ था। अब सवाल नाज़रीन ये है कि हुकूमत के कहने के ऊपर तो इतना लार्जर बेंच नहीं बनता, और फिर दूसरी तरफ से कोई और दरख्वास्त करे तो ये बन भी जाता है। ये नाज़रीन बड़ी अहम बात है। इसके अलावा नाज़रीन जो चीफ साहब के नामज़द चीफ साहब के नोट में एक और अहम बात की गई कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जब से चीफ जस्टिस बने हैं, उन्होंने बेंचेस की कंपोजिशन के ऊपर या बेंचों की तश्कील के ऊपर या केसेस की समाअत के ऊपर जो है मुशावरत करने की जो रवायत थी, जो कि माजी में गुलजार साहब ने भी कायम रखी, उसको तर्क कर दिया है। दूसरी उन्होंने बात कही कि जब से बंदयाल साहब चीफ जस्टिस बने हैं, एक मरतबा उन्होंने फुल कोर्ट जो मीटिंग होती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, वो भी नहीं बुलाया। और साथ में जो एक अहम बात है नाज़रीन, जिस पर ग़ालिबन बहुत सारे दोस्तों ने गौर नहीं किया होगा, वो नाज़रीन बात ये थी कि बंदयाल साहब जो हैं जब से चीफ जस्टिस बने हैं, वो ना मेरे साथ मुशावरत करते हैं, खुलासा ये है उस नोट का, और ना ही जो सरदार तारिक मंसूर साहब हैं उनके साथ, जो कि तीसरे सीनियर जज, उनके साथ मुशावरत नहीं करते। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के मामलात हैं, काजी फैसल साहब अपने नोट में लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मामलात को चीफ जस्टिस साहब जो हैं चुनीदा एहलकारों के ज़रिए चलाया जाता है। अब ये चुनीदा एहलकार कौन हो सकते हैं, आप भी ज़ोर लगाएं, अंदाज़ा लगाएं किन की तरफ इशारा किया गया है, क्योंकि नाम तो नहीं लिखा काजी फैसल साहब ने नामज़द चीफ जस्टिस ने, लेकिन मेरी दानिश में, मेरी अपनी जो सोच है उसके मुताबिक जो मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ कि ये चुनीदा एहलकार जो हैं वो जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को कहा गया है। तो इससे आप सुप्रीम कोर्ट में जजेस में जो इख्तलाफात हैं उसकी संगीनी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसमें बेशतर जो वजूहात हैं वो सबसे जो टॉप लेवल के ऊपर वहाँ पे जाके होती हैं कि आखिर जो माजी की रवायात थे उन्हें क्यों तर्क किया गया, उसकी भी कोई रीज़न होनी चाहिए थे, लेकिन रीज़न हो भी सही, लेकिन फिर भी हमने ये देखा है कि यहाँ पर अगर चीफ जस्टिस होता है, उसके नीचे जो सीनियर प्यूनी जज होता है, इंतज़ामी मामलात के हवाले से उन्हें बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं। ख़ास तौर पर आखिरी 6 महीने में तो जाने वाला जो चीफ जस्टिस है वो तकरीबन सुप्रीम कोर्ट के मामलात जो है उस आने वाले चीफ जस्टिस के सपुर्द कर देता है, लेकिन यहाँ पर तमाम चीज़ें जो है माजी की रवायात के बरक्स नज़र आती हैं। अब आ जाते हैं जो जस्टिस काजी फैसल साहब ने ख़त लिखा है, जवाबी ख़त लिखा है जस्टिस बंदयाल साहब को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। इस ख़त में नाज़रीन जो अहम बातें हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन कुछ उसके पस मंज़र के लिए कोई जो छोटी मोटी बातें हैं वो भी आपको बताना ज़रूरी है। ख़त में नाज़रीन काजी फैसल साहब बताते हैं कि 13 अप्रैल को 8 रुकनी लार्जर बेंच ने जो दरख्वास्तें आई थी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के ख़िलाफ़, उस पर अदलिया की आज़ादी का जवाज़ बना के जो है वो ये कहा गया कि ये जो कानून है ये सीरियस जो है वो अदलिया की आज़ादी के ऊपर तजावज़ है, अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत है। और इसमें यह कहा गया कि ये हुक्म गैर मामूली था, जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती कि कानून के ख़िलाफ़ जो बना नहीं था उससे बनने से पहले उस कानून पर जो है वो हुक्म इम्तना जो है वो जारी कर दिया गया। जस्टिस काजी फैसल अपने ख़त में चीफ जस्टिस साहब को कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है, क्या ये बुनियादी हकूक़ की अमलदारी से मुतल्लिक उनके खिलाफ दरख्वास्तें आई थीं, और क्या कानून को बनने से पहले इस अंदाज से हम मुअत्तल कर सकते हैं, इसको मुअत्तल किया जा सकता था। और ये भी कहा कि ना सिर्फ कानून को बनने से पहले मुअत्तल कर दिया गया, बल्कि ये भी कह दिया गया कि जब ये कानून बन जाएगा तब भी जो है इसके ऊपर हुक्म इम्तना जो है वो बरकरार रहेगा। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो अहम बातें इस लेटर में लिखी गई हैं, और ये ऐसा यानी इस तरीके से हम चलेंगे कि कम अहम बात, उससे अहम बात, फिर उससे अहम बात। इसमें नाज़रीन काजी साहब आप ये कहते हैं ख़त में कि क्या अदलिया की आज़ादी को सिर्फ इस बात से ख़तरा था कि जो चीफ जस्टिस के कंधों पर भारी जिम्मेदारियों का बोझ है वो अगर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के साथ शेयर हो जाएंगी तो उससे अदलिया की आज़ादी को कैसे ख़तरा हो सकता था। ये उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर
एक कमेटी बन जाती है आर्टिकल 184(3) के मुकदमात के हवाले से या बाकी बेंचेस के हवाले से, तो उसमें वो तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जो बर्डन था उनके ऊपर, चीफ जस्टिस के ऊपर है, वो शेयर हो जाता। हम उनकी बर्डन को शेयर करते, उनके साथ जो है वो मुशावरत करते। लेकिन इससे अदलिया की आज़ादी को कदगन कैसे हुई, थ्रेट कैसे हुआ, ख़तरा कैसे हुआ, ये सवाल उठाया इस खत में। इसके अलावा नाज़रीन कहा गया है कि वो दरख्वास्तें जो कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ख़िलाफ़ आई थी, उस पर अर्जेंट दरख्वास्तें आईं, अर्जेंट समाअत के लिए बेंच बन गया, समाअत के लिए मुकदमा मुकर्रर हो गया, फौरी तौर पे कानून को मुअत्तल कर दिया गया। जब इतनी अर्जेंसी थी इस केस के अंदर, तो क्या फिर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इस केस को नहीं सुना जाना चाहिए था, या फिर 24 दिन की यानी 13 अप्रैल को आपने मुकदमे की पहली समाअत की और फिर 24 तारीख की एक लंबी तारीख जो है वो डाल दी गई। और आगे चल के नाज़रीन चौथी जो बात की गई है वो ये की गई है कि ये जो मुकदमा सुना गया है, क्या चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जो मुकदमा है ये सुनना चाहिए था? क्या सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट है, उसका जो कोड कंडक्ट नंबर 4 है, सेक्शन 4 है, क्या उसके मुताबिक वो इतलाक़ जो है कोड ऑफ कंडक्ट का बंदियाल साहब पे नहीं होता था कि ये जो कानून था उनके अपने अख्तियारात से मुतल्लिक था, उनकी ज़ाती दिलचस्पी का मामला था, तो क्या उनको ये केस सुनना चाहिए था? यानी नामज़द चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि बंदियाल साहब ने केस सुन के बेंच में का हिस्सा खुद को बना के अपने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है। आगे नाज़रीन सुने, इसमें आगे ये कहा गया है कि ये जो फैसला 13 अप्रैल को जारी किया गया, इसमें अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले का हवाला दिया गया जिसमें यह कहा गया, और वो फ़ैसला नाज़रीन मैं आपको बता देता हूँ, उसका नाम भी बताऊँगा, पेज भी बताऊँगा। उस फैसले में ये लिखा गया जो 8 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था 13 अप्रैल को। काजी साहब ये कहते हैं कि उस फैसले में ये लिखा गया, अमरीकी अदालत के फैसले का ये कोड जो है दर्ज किया गया कि पावर टू रेगुलेट इन्वॉल्व द पावर टू डिस्ट्रॉय। यानी इसका मैं ये मतलब समझता हूँ कि जब पावर को, अख्तियारात को रेगुलेट करेंगे तो अख्तियारात तबाह हो जाएंगे। तो काजी फैसल साहब ये कहते हैं कि ये जो कोर्ट जो है वो, ये जो कोर्ट जो है मेंशन किया गया उस 8 रुकनी बेंच के 13 अप्रैल के हुक्मनामे में, ये गलत कोट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में, अपने फैसले में नहीं लिखा था, बल्कि वहाँ पे ये लिखा गया था द पावर टू टैक्स, यानी पावर टू रेगुलेट नहीं था, द पावर टू टैक्स इन्वॉल्व्स द पावर टू डिस्ट्रॉय। यानी जो पावर टू के आगे टैक्स का लफ्ज़ था उसे पावर टू रेगुलेट वहाँ पे कर दिया गया। ये तो अमरीकी अदालत का फैसला ही नहीं था। और काजी फैसल साहब अपने लेटर में कहते हैं द पावर टू टैक्स इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्राम द पावर टू रेगुलेट। यानी ये, इसे अब आप जालसाजी कह लें, इसे आप मुबैना तौर पे जो है वो गलत बयानी कह लें या कुछ और कह लें, गलती कह लें, लेकिन बहरहाल ये निशानदेही जो है काजी फैसल साहब ने अपने इस लेटर में की है कि वो जो 8 रुकनी बेंच का फैसला जिसकी सरबराही बंदियाल साहब कर रहे हैं, उसमें ये चीज़ मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट के, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले का हवाला दिया जा रहा है वो फैसला कुछ और है, लेकिन यहाँ पे उस फैसले का कुछ और हवाला दिया जा रहा है, उसे किसी और अंदाज से जो है वो फैसले में शामिल किया जा रहा है, उसकी प्रेसिडेंट दी जा रही है। और मैं आपको नाज़रीन आगे चल के बताऊँगा अभी, बल्कि मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो जज साहब ने ये बात लिखी है, ये उनका जो नोट है उसके पेज नंबर 3 से पेज नंबर 4 पे जाती है। और जो बंदियाल बेंच साहब का 8 रुकनी बेंच का फैसला है उसका नाज़रीन ये पैराग्राफ जो है वो मैं आपको बताता हूँ नाज़रीन। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं वो नाज़रीन कहने पे भी नाराज़ हो जाते हैं। उसका पैरा 11 है, 7 पेज का फैसला था जिसमें ये लिखा गया है, वो नाज़रीन फैसला है, उसका टाइटल है मैकलोच वर्सेस मैरीलैंड 17 US 316 और ब्रैकेट्स में 1819 जो है वो यहाँ पे लिखा गया है। तो एक तो इसका हवाला दिया गया, दूसरा ये कहा गया है कि कानून का सेक्शन 2 जो है उस पर अमल दरामद होना चाहिए। एक तरफ जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का सेक्शन 2 है जिसके मुताबिक जो बेंचेस हैं वो 3 रुकनी कमेटी ने बनाने हैं, एक तरफ तो उस कानून के ऊपर अमल होना चाहिए, दूसरी तरफ उस कानून को मुअत्तल किया गया है। और फिर ये भी एक सवाल उठाया जस्टिस काजी फैसल साहब ने, जो आर्टिकल 199 है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के हवाले से बात करता है, आर्टिकल 199 नाज़रीन आपको पढ़ देता हूँ। उसमें बड़ी अहम बात की काजी फैसल साहब ने, ये मैंने कहाँ पे नोट लिया था, नहीं ये तो मेरे पास आ गया ना, वो स्क्रीन शॉट निकालना पड़ेगा। हाँ जी, ये आर्टिकल 189 पढ़ना ज़रूरी है। एनी डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शेल टू एक्सटेंड दैट इट डिसाइडेड अ क्वेश्चन ऑफ लॉ आर बेस अपॉन आर इनएंशिएट अ प्रिंसिपल ऑफ लॉ बी बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स इन पाकिस्तान। यानी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो तमाम जो कोर्ट्स हैं उनके ऊपर लागू होता है। लेकिन नामज़द चीफ जस्टिस साहब काजी फैसल साहब क्या कह रहे हैं कि ये जो आर्टिकल 199 है, ये आर्टिकल 199 इस बात की इजाज़त नहीं देता, ये फ़ौक़ियत नहीं देता, ये इजाज़त नहीं देता, ये तक़वियत नहीं देता कि जो जजेस का हल्फ है जिसके मुताबिक जजेस ने अपने फ़ैसले आइन और कानून के मुताबिक करने हैं, उस हल्फ के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट हुक्म इम्तनाअ जारी नहीं कर सकती। यानी ये जो फ़ैसला है, ये जिसमें
उस कानून को रोक दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को। ये निचली कोर्ट्स के ऊपर तो हुक्म इम्तना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का हल्फ ये कहता है कि आइन और कानून के मुताबिक आप जो है वो फैसले करेंगे। तो आइनी तौर पे वो जो स्टे ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर नहीं है, वो स्टे ऑर्डर का इतलाक सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे और उनके हलफ पे नहीं होता। हम इस मामले के हवाले से बेंचेस बनवा सकते हैं, ये इशारा दिया ये लेटर लिखते हुए। और आगे चल के कहा गया कि उस हुक्मनामे में सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिया गया। 13 अप्रैल के हुक्मनामे में सियासी जमातों को नोटिस जारी करने की क्या जवाज़ थी? जब उनका कोई बुनियादी हकूक़ का मामला बनता नहीं था तो फिर सियासी जमातों को क्यों नोटिस किया गया? तहरीक इंसाफ को और PDM की जमातों को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, ये बड़ा अहम सवाल उठाया गया है। ये नाज़रीन जो ख़त है जो काजी फैसल साहब ने चीफ जस्टिस बंदियाल साहब को तहरीर किया है, ये 17 मई 2023 का है, जो आज तक रिपोर्ट नहीं हुआ था। और ये ख़त जवाबी जो ख़त था काजी फैसल साहब का, ये लिखा गया था, जो चीफ जस्टिस बंदियाल साहब ने ख़त लिखा था काजी फैसल साहब को कि आप कब तक चैम्बर वर्क करेंगे, हमें बताएं ताकि आपका बेंच बनाएं, आपके बेंच में केसेस लगाए जाएं। तो उस ख़त का ये जवाब काजी फैसल साहब ने दिया था, ये उसके मंदरजात हैं। और उसका कंक्लूजन ये था कि मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कि कब तक चैम्बर वर्क करूँगा, आपने स्टे ऑर्डर दे रखा है इस कानून के खिलाफ, आप जल्द उस केस को डिसाइड करें, आपको पता होगा कब तक आपने उस केस को डिसाइड करना है। जब तक वो केस डिसाइड नहीं होता मैं मुकदमा नहीं सुनूंगा। अब आ जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक और बागी जज की मौजूदगी का क्या मामला है। ये जनाब चीफ साहब ने जो नोट लिखा है, जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी हुआ, फिर बाद अज़ां उसे डिलीट कर दिया गया, हमारे पास वो नोट मौजूद है। इस नोट में नाज़रीन ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो तीसरे सीनियर जज हैं तारिक मसूद साहब, वो भी इस कानून के बनने के बाद जिस तरीके से स्टे ऑर्डर जारी किया गया, वो भी मुकदमात में बैठने से किनारा कशी उन्होंने इब्तदाई तौर पे अख्तियार की थी। यानी वो भी ये चाह रहे थे कि ये जो कानून बना है उसके मुताबिक कमेटी को जो है बेंचेस बनाने चाहिए, बेंचेस को केसेस लगाने के हवाले से फैसला करना चाहिए। स्टे ऑर्डर कर दिया गया तो हम मुकदमात क्यों सुने, मुकदमा से किनारा कशी क्यों ना अख्तियार कर लें। लेकिन बाद में फिर नामजद चीफ जस्टिस साहब ने लिखा कि बाद में फिर उन्होंने ये फैसला किया कि चलें आर्टिकल 184(3) के केसेस तक खुद को महदूद रख लेते हैं, बाकी केसेस के हवाले से हम समाअत करते हैं। लेकिन बाकी केसेस के हवाले से जो है वो ठीक है, समाअत जारी रहेगी, बैकलॉग नहीं बढ़ेगा, लेकिन आर्टिकल 184(3) के केसेस में नहीं बैठेंगे, उनकी समाअत नहीं करेंगे। अब नाज़रीन आप ये अंदाज़ा लगा लें कि वो जो ऑर्डर था 13 अप्रैल का सुप्रीम कोर्ट का, उसमें लिखा गया कि जो कानून बना है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, ये जल्दबाजी में जो है वो 29 मार्च को काबीना में पेश किया गया। 29 मार्च को काबीना ने इसकी मंजूरी दी, 29 मार्च को ही कौमी असम्बली ने इसकी अप्रूवल दे दी, अगले दिन सेनेट ने बड़ी तेज़ी के साथ इस कानून को पास कर दिया, इसमें कोई तरमीम नहीं की गई। यानी 2 दिन के अंदर कानून बन गया। और यहाँ पर आप देख लें कि जल्दबाजी तो यहाँ भी की गई, तेज़ी दिखाई गई कि कानून चैलेंज हुआ, दरखास्तें अगले दिन समाअत के लिए मुकर्रर हुई, सस्पेंशन ऑर्डर जारी कर दिया गया। आज तक ये मामला ज़ेरे इल्तवा चला आ रहा है, आज तक उस कानून को जो है वो सस्पेंशन में रखा गया है। तो ये नाज़रीन हमारा आज का व्लॉग, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।